उस संकुलों का ऊष्मागतिकी स्थायित्व, यानी कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटेलिक कॉम्प्लेक्स। होता क्या है, जैसे कोई मेटल है, उसके पास कोई लिगेंड आया, अपने लिगेंड किसे कहती हैं, वह स्पीसीज जो लोन पेयर डोनेट कर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके, यानी कि जो लोन पेयर डोनेट करने की क्षमता रखता है, उसे लिगेंड कहा जाता है। इस लिगेंड ने मेटल को लोन पेयर दिया, तो मेटल ने लोन पेयर को सहर्ष स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से कोई कंपाउंड बना है, उसको एमएल कह दिया। ये मान लो इसके लिए ये एक प्रकार का साम्य स्थापित हो गया, और साम्य स्थापित हो गया तो इसके लिए मान लो साम्य नियतांक, जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है, मैंने इसको K1 कह दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। और K1 निकालना हो तो K निकालना हो तो K को बड़े प्यार से निकालते हैं। प्यार से का मतलब PR प्यार, यानी कि P प्रोडक्ट को ऊपर रखते हैं और रिएक्टेंट को नीचे रखा जाता है। और यहां पर प्रोडक्ट कौन है, Ml, और रिएक्टेंट कौन है, M व L। तो Ml अपॉन M इंटू L, और इस प्रकार से डायरेक्ट में लिखने से ये बन जाती है सांद्रता। तो ये है Ml की सांद्रता अपॉन M की सांद्रता और L की सांद्रता है यहां पर। जैसे देखो एक मेटल था, मेटल के पास कोई लिगेंड आया, लिगेंड ने आकर कहा मैं लोन पे डोनेट करना चाहता हूं, तो मेटल ने कहा भी लोन पे डोनेट करो, हम स्वीकार कर लेंगे। तो इस प्रकार से एक कंपाउंड बन गया और इसके लिए K1 इधर हो गया। अब Ml बनने के बाद में फिर एक लोन पेयर और आया कि मेरे को भी लोन पेयर डोनेट करना था, कि तू अब कर दे, अब क्या हो गया, तो इसने एक लोन पेयर अब डोनेट किया, तो क्या हो गया, Ml2 हो गया। एक लिगेंड तो M के साथ पहले जुड़ चुका था, एक और आ गया, तो इस के लिए जो साम्य स्थापित होता है उसके लिए K2 कह देते हैं। तो K2 है वो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट से अपने याद कर लेते हैं, Ml2 अपॉन MlL। इसके पश्चात क्या हुआ, एक लिगेंड और आया कि Ml2 तो पहले ही बन चुका था, एक लिगेंड और आकर कहा भी मैं भी लोन पे डोनेट करना चाहता हूं, कि दान करो भाई, करने आई गई हो तो लोन पे डोनेट किया इसने और Ml3 बन गया। इसके लिए जो साम्य नियतांक K3 आया वो क्या होगा, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है Ml3 अपॉन रिएक्टेंट क्या है Ml2 और L। इस प्रकार से K3 बन गया। तो इस प्रकार से आते हैं और जुड़ते जाते हैं, पहले एक जुड़ा, फिर एक और आ गया, फिर एक और आ गया, इस प्रकार से चलता रहता है। तो ये K3 आ गया, K4 होगा, इस प्रकार से चलता रहेगा, तो क्या आ जाएगा, Kn तक जुड़ जाएंगे, यानी कि ये मान बढ़ते आ रही है। तो एक एक कर लिगेंड आ रही हैं, एक एक कर आने की बजाय मेटल ने कहा भी जितने भी लिगेंड जुड़ने हैं ये एक एक करने वाली क्या होगी बात, जितने भी लिगेंडों को अपने लोन पे डोनेट करने हैं वो सभी एक साथ ही आ जाओ ना। तो फिर क्या हुआ, ये मेटल था, मेटल के पास जितने जुड़ने हैं वो मान लो कि एक साथ ही आ जाए, कितने जुड़ने हैं, एन जुड़ने हैं मान लो, तो एन लिगेंड एक साथ ही आए, तो क्या बना, MLN बन गया। तो अपने कोई भी संकुल कंपाउंड होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसको अपने इसी प्रकार से दर्शाते हैं, M मेटल है और ये N लिगेंडों की संख्या है। और यदि L लिगेंड मोनोडेंटेड लिगेंड है तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है, और ये जो कांस्टेंट है इसको मैं Kn कह दूं, Kn। इसके लिए अपने Kn का मान निकालेंगे तो वो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट होगा, और प्रोडक्ट अब की बार ये है जी, और अपॉन M और L की पावर N, ये हो जाएगा Kn का मान। और इसी Kn के मान को क्या कहा जाता है, इसे बीटा कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, बीटा कहा जाता है। जब साम्य स्थापित हो जाए और बीटा
इसी को क्या नाम दे दिया जाता है, बीटा। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, बीटा बराबर क्या है, एम एल एन अपॉन एम एल की पावर एन, ये है बीटा। और बीटा को कहा जाता है, बीटा को ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ये बीटा। बीटा क्या है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। यानी कि जब लिगेंड एक एक कर आ रहे थे, जुड़ रहे थे, तो कहा गया कि एक साथ ही जुड़ जाएं। तो ओवरऑल घटना तो यही हो रही है कि लास्ट के अंदर जुड़ते जुड़ते तो ऐसे ही हो गए, टोटल एल एन लिगेंड जुड़ने तो एक साथ ही जुड़ जाएं। तो उसके लिए जो के होता है उसी को बीटा कहा जाता है, इसीलिए इसको बीटा को ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहा जाता है। अभी फिर देखा गया कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इन जो K1 K2 K3 बन रहा है, इनका मल्टीप्लाई किया गया तो ये पता चला कि K1 इंटू K2 इंटू K3 जितने भी स्टेप में कंप्लीट हुई है उन सब का गुणा किया गया, तो वो किसके बराबर आया, Kn के बराबर आया। और अपने Kn को ही तो क्या कहा है, बीटा कहा है। तो बीटा बराबर क्या होगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू डैश 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 डैश। और बीटा क्या है, समग्र स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। और K1 K2 K3 ये क्या है, स्टेप स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, यानी कि एक स्टेप के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्यों का है, क्योंकि प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ेगा इसका, और रिएक्टेंट कम है इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ने की क्षमता रखता है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। जहां पर ज्यादा कोई घटना घट रही है तो वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसको इस प्रकार से मान लो, अपने किसी एग्जाम में जैसे मान लो अपने को टीचर लगना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उस पेपर में कितने लोग बैठते हैं, बहुत से लोग बैठते हैं। क्यों बैठते हैं, शायद कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे या स्कूल लेक्चरर बन जाएंगे या कोई टीचर बन जाएंगे, अपने गवर्नमेंट जॉब में आ जाएंगे, तो अपनी स्टेबिलिटी क्या होगी, समाज में बढ़ जाएगी। और सभी चाहते हैं कि स्टेबिलिटी ज्यादा हो, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी समाज में, तो स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ रही हैं। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट इसीलिए कहा है कि यदि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी कम है, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सभी प्रोडक्ट में बदलने का प्रयास करते हैं, स्टेबल होने का प्रयास करते हैं, अपने पढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं कि स्टेबल हो जाए समाज में। तो ओवरऑल ध्यान में दो कि ये बीटा क्या है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब इसका क्या करते हैं, अपने एलएन ले लें। तो एलन क्या होता है, देखो इसका एलन लिया, एलन बीटा, एलन बीटा लिया, एलन लेने पर तो एलन बीटा, और इसका भी एलन ले लिया, तो ये तो क्या K1 K2 K3 इंटू जितने भी हैं उनको एक साथ कर दिया। और एलन में गुणा में होते हैं, वो आप सभी जानते हो कि जुड़ जाते हैं, एलन में गुणा वाले जुड़ते हैं। ऐसा सुना ना आपने, एक बार की बात है कि आपने ऐसा सुना था कि एलन mn गुणा में है m और n, तो क्या होते हैं, एलन m प्लस एलन n लिखने का तरीका होता है कि गुणा में होते हैं वो जुड़ते हैं, एलन में गुणा में होते हैं वो जुड़ते हैं, और ये सभी के सभी मल्टीप्लाई में है। तो एलन प्रत्येक के साथ लगाएंगे तो जोड़ कर कर लिखना पड़ेगा, और ये लिख दो जोड़ कर कर, तो क्या आया भाई, एलन बीटा बराबर एलन K1 प्लस एलन K2 प्लस एलन K3 प्लस डैश 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 डैश, जितने भी के हैं उनको एलन K1 प्लस एलन K2 प्लस एलन K3 प्लस, इस प्रकार से जोड़ते जाएंगे। कोई कहते हैं एलन में क्यों, हमारे को तो लॉग में स्टेन की वैल्यू याद होती है, लॉग में स्टेन में इसको किस प्रकार से चेंज किया जाएगा। तो आप जानते हो कि एलन को लॉग में बदलने के लिए कितने से गुणा किया जाता है, 2.303 लॉग बेस 10 बीटा बराबर
2.303 log base 10 K1 प्लस 2.303 log base 10 K2 प्लस 2.303 log base 10 K3। जितने भी किए इसको ln को log में बदलना है तो 2.303 से तो गुणा करना पड़ेगा। अब देखो सबके साथ 2.303 आ रहा है तो 2.303 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा log base 10 K1 प्लस log base 10 K2 प्लस log base 10 K3 प्लस डैश 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 डैश। और इधर क्या था 2.303 log base 10 बीटा, इधर भी 2.303 इधर भी 2.303। बताओ काट सकते हैं क्या? हाँ, इसको आप इधर ले जाओगे तो इसके बटे में आ जाएगा 2.303 ये काट 2.303 यानी कि एक दूसरे से ये कैंसिल हो सकते हैं। तो बचा क्या कि log base 10 बीटा इज इक्वल टू log base 10 K1 प्लस log base 10 K2 प्लस log base 10 K3 प्लस डैश 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 डैश। इस प्रकार से लोग बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। और बीटा का मान ज्ञात कर सकते हो तो बीटा ही तो स्थायित्व नियतांक है और बीटा का मान ज्ञात कर सकते हो, इसका मतलब आप संकुल की स्थायित्व को बता सकते हो। तो इस प्रकार से संकुल का स्थायित्व बीटा है, ये समग्र स्थायित्व नियतांक है और इसके आधार पर अपने बता सकते हैं यदि बीटा का मान ज्यादा आता है तो संकुल ज्यादा स्थायी होगा और बीटा का मान कम आता है तो संकुल कम स्थायी होगा। तो स्थायित्व की व्याख्या बीटा के आधार पर बहुत अच्छी तरीके से की जा सकती है। अपने बात की कि स्थायित्व नियतांक बीटा होता है, बीटा को कहा जाता है स्थायित्व नियतांक। स्थायित्व नियतांक बीटा को कहा जाता है। तो अस्थायित्व नियतांक क्या कहे? नियतांक अनस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा 1 बीटा। तो एक बार एग्जाम में आया कि अस्थायित्व नियतांक क्या होता है तो आपको बताना था 1 बीटा, लेकिन कई विद्यार्थी बीटा ही बता कर आ गए कि स्थायित्व नियतांक शायद कि ऐसे ही लग गया होगा। ऐसे नहीं लगता, स्थायित्व नियतांक तो बीटा होता है, अस्थायित्व नियतांक स्थायित्व को उल्टा होगा, वो अस्थायित्व नियतांक 1 बीटा। आपने ये सुना था, ये गांधी वाली समीकरण सुनी होगी आपने कि गांधी हम तेरे साथ, ऐसा सुना था आप लोगों ने कि गांधी हम तेरे साथ, कि गांधी बराबर हम माइनस तेरे साथ है, तेरा साथ, ऐसा सुना। ये डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी क्या है? ये है गिब्स, ये है गिब्स फ्री एनर्जी, ये गिब्स फ्री एनर्जी है, यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा है। ये इसको गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स मुक्त ऊर्जा कह देते हैं। तो डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच होता है, ये होता है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी होती है अभिक्रिया में शामिल ऊष्मा। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया में ए बी में बदल रहा है और कुछ ऊष्मा मान लो 10 जूल ऊष्मा बाहर निकल रही है तो डेल्टा एच का मान -10 होता है, यानी कि यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है। ऐसा छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है। ये मान लो कि कोई सी को 15 जूल ऊष्मा दी गई तो तब वे डी में बदला तो इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान कितना है? 15 है। 15 का मतलब +15। तो डेल्टा एच ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को डेल्टा एच का मान पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या होती है? एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी अभिक्रिया में शामिल ऊष्मा को बताती है। टी टेम्परेचर है, डेल्टा एस है। डेल्टा एस क्या है? ये डेल्टा एस होती है, ये एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी बताती है अव्यवस्था को, अव्यवस्था यानी कि रैंडमनेस, यादृच्छिकता।
कोई घटना या अचानक ही हो जाए, यादृच्छिकता, यानी कि एंट्रोपी अव्यवस्था को बताती है, अव्यवस्था का माप एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी को हमेशा ही डेल्टा एस यानी एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है, वैसे एंट्रोपी ज्ञात करना थोड़ा सा कठिन कार्य है। एंट्रोपी सामान्य परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लो आप जिस कमरे में हो, आपने तो उसको सुव्यवस्थित किया है, लेकिन कोई और आकर, एक व्यक्ति आया, उसने कहा ओहो कितना बिखरा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं मेज पड़ी है, कहीं पड़ा है, कहीं नोट्स पड़े हैं, कहीं किताबें बिखरी हुई है, कहीं केमिस्ट्री की किताबें पड़ी है। और दूसरा आया, उसने देखा ओहो कितना अच्छा कमरा है, देखो एक टेबल है, एक चेयर है, विद्यार्थी है आराम से पढ़ सकता है, एक तरफ नोट्स व्यवस्थित रूप से हैं। तो उसने कह दिया कि एंट्रोपी कम है, दूसरा कह रहा है एंट्रोपी ज्यादा है। तो एंट्रोपी एक सापेक्ष राशि होती है, तो इसीलिए एंट्रोपी सिंपल ज्ञात करना मुश्किल है। एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है, पहले कितनी एंट्रोपी थी, बाद में कितनी एंट्रोपी है, जिस पर तो यहाँ पर अंतर ज्ञात किया जा सकता है। देखो ध्यान से आगे, तो ये बात थी। यदि मानक कंडीशन में ज्ञात करें अपने, तो सबसे पहले बात करें मानक कंडीशन क्या होती है। मानक कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में आप सभी जानते हो। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? स्टैंडर्ड कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है वो 298 केल्विन होता है, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 298 केल्विन टेम्परेचर होता है, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना गया है। जो दाब माना गया है वो 1 atm को स्टैंडर्ड माना गया है, 1 एटमॉस्फेयर, ये होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल में इतना होता है। ये 760 mmOPG के बराबर होता है। और ये यानी कि अपने 760 को सेमी में बताएं तो 76 सेमी पारे के भरे हुए, जैसे मान लो एक पाइप में पारा भरा है, 76 सेमी पारा भरा हुआ है, तो वो नीचे की तरफ दाब कितना लगाएगा, वो एक एटीएम होगा। तो इसको मानक माना गया। ताप दाब सांद्रता मानी गई है 1 m को, एक मोलरता में एक है, वो सांद्रता मानक मानी गई है। तो मानक कंडीशन के अंदर यदि डेल्टा एस होगा तो उसको क्या कह देंगे, डेल्टा एस के ऊपर नोट लगा दे तो इससे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एंट्रोपी, मानक एंट्रोपी कहेंगे। यदि इसको इस सूत्र के ऊपर डेल्टा इस प्रकार से दोबारा से लिखा जा सकता है कि डेल्टा जी नोट बराबर क्या होगा, डेल्टा एस नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। डेल्टा जी नोट कहीं अपने डेल्टा जी नोट क्या होता है, तो इसे अपने कहेंगे मानक गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी नोट कहेंगे। और डेल्टा एस नोट किसे कहेंगे अपने, स्टैंडर्ड एंथैल्पी को डेल्टा एच नोट कहेंगे, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में आपने बताया कि सूत्र इस प्रकार से हो जाता है कि देखो कि गांधी हम तेरे साथ हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो जीरो नोट नोट नोट, गांधी हम तेरे साथ के ऊपर नोट 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 लगा हुआ है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो अब देखो अपने पढ़ा कि गांधी हम तेरे साथ हैं, स्थायित्व नियतांक बीटा और अस्थायित्व नियतांक 1 बाई बीटा को मिटाते हुए यहां पर आगे देखो अपने निम्नलिखित इक्वेशन वाला सूत्र पढ़ा होगा। निम्नलिखित इक्वेशन कैसे निकाली थी, एक ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक संबंध होता है, थर्मोडायनेमिक्स एक इक्वेशन होती है कि डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी बताया था, बी बताया था, ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है। और डेल्टा जी, तो डेल्टा जी नोट मानक की स्थिति में स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी है। आर गैस नियतांक है जिसका मान 8.31 इंटू
इसका मान कितना होता है 8.31 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है इसका मान 8.3 आगे ध्यान रखो तो 1 4 1 6 8.31416 है। आर का मान पता लग गया, टी टेम्परेचर है, एल क्यू क्या है, क्यू है वो अभिक्रिया भागफल है। क्यू क्या है, क्यू कहा जाता है अभिक्रिया भागफल। भागफल क्या होता है, क्यू निकालना हो तो प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता ज्ञात किया जाता है। अब आप कहोगे भी के निकालना हो तो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, क्यू निकालना हो तो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, तो के और क्यू में क्या अंतर है। किसी भी भाग किसी में कभी भी दिया जा सकता है, वो तो क्या होता है क्यू होता है। चाहे अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो, साम्य स्थापित नहीं हो, अभिक्रिया शुरू होने के तुरंत बाद में है 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, कभी भी क्यू निकाला जा सकता है। प्रोडक्ट की सांद्रता में रिएक्टेंट की सांद्रता का भाग दे दो। और के निकालना हो तो के क्या होता है, के होता है साम्य नियतांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। के क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य नियतांक। साम्य नियतांक कहा जाता है जब साम्य नियतांक में क्या होता है, मान लो कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल रहा है, प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में बदल रहा है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट दोबारा सुने, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, वह प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदलता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है। इस कंडीशन में साम्य स्थापित हो गया। उस कंडीशन में के निकालोगे ना, वो क्या होगा प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। तो वो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट के तो तभी लिखा जा सकता है जब क्या हो साम्य स्थापित हो, और क्यू कभी भी लिख सकते हो आप लोग। तो साम्य पर है। और डेल्टा जी के मान आपको पता है कि डेल्टा जी कई अभिक्रियाएं होती है वो स्वतः ही हो जाती है, कई अभिक्रियाएं स्वतः नहीं होती, उसको कराने के लिए बड़ी भारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, स्वतः होती है। तो सबसे पहले अपने बात करें कि कौन सी अभिक्रिया स्वतः हो जाती है, कौन सी अभिक्रिया स्वतः नहीं होती। जैसे स्वतः अभिक्रिया देखी आपने, एक अभिक्रिया के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते हो। आप किताब लेकर पढ़ने के लिए बैठे, रजाई ओढ़ कर किताब लेके बैठा, तो स्वतः ही नींद आ जाए तो बाकी है स्वतः अभिक्रिया, यानी स्वतः का मतलब अपने आप ही कोई अभिक्रिया हो जाए, वो अपने आप ही अभिक्रिया होगी, तो वो स्वतः अभिक्रिया है। जैसे कि उच्च तल से निम्न तल की ओर जल का प्रभाव, जल का प्रवाह है वो उच्च तल से निम्न तल की ओर स्वतः हो जाता है। आप उच्च तल पर पानी डालो, वो निम्न तल की तरफ अपने आप ही चल जाएगा। बुढ़िया कहता नहीं पानी डाल सी रहा है सरगो, तो वो कौन सी अभिक्रिया है, स्वतः अभिक्रिया है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है धारा का बहना, वो भी क्या है स्वतः है। और ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन है, वो भी स्वतः है। तो स्वतः अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है, डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है। जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है वो स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस होती है यानी कि स्वतः होती है। और जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी का मान पॉजिटिव आता है वो स्वतः नहीं होती, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, यानी कि इनको क्या कहा जाता है, अस्वतः होने वाली अभिक्रिया है। और जब डेल्टा जी का मान आ जाए 0 तब इसको कहा जाता है ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये साम्य की कंडीशन है। तो साम्य पर डेल्टा जी का मान क्या आ जाता है 0। ये तो क्यू तो अभिक्रिया भागफल है, कभी भी लिख सकते हैं जब जब क्यू बराबर के हो, क्यू बराबर के हो तो क्या होगा, क्यू बराबर के हो तब क्या होगा, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल के। क्यू की जगह के का मतलब है साम्य पर है, साम्य पर ऐसी घटना घटती है क्यू के बराबर हो जाता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में भी के प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट है, और क्यू तो कभी प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट कह सकते हैं, यानी साम्य पर क्यू किसके बराबर हो जाता है, के बराबर हो जाता है। और क्यू की जगह के लिखोगे तो के होता है साम्य पर, तो डेल्टा जी की जगह क्या हो जाता है 0। तो इस जी की जगह बेचारी की जगह क्या हो गया है भाई
ये जीरो ही हो गया है, जीरो ही हो गया। तो डेल्टा जी का मान यहां से निकाल लें तो डेल्टा जी नोट बराबर क्या होगा, इसको इधर ले जाएं, ये बराबर जीरो है तो इस पूरे को इधर ले जाएं तो डेल्टा जी नोट बराबर क्या आएगा, माइनस आर टी एल एन के। तो डेल्टा जी नोट बराबर आ गया माइनस आर टी एल एन की। एल एन को कोई कहे कि हम तो लोग में बदलेंगे तो कोई बात नहीं, 2.303 से गुणा कर दो, डेल्टा जी नोट बराबर है माइनस 2.303 आर टी लोग बेस 10 की। इसको समीकरण नंबर 2 कह दो, पर एक इसको कहीं फिर इसको समीकरण नंबर 1 कह दो। डेल्टा जी नोट बराबर डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। गांधी हम तेरे साथ हैं, गांधी वाली समीकरण है। गांधी एक नंबर का इंसान था, इंडिया को आजाद करा गया। गांधी हम तेरे साथ, इसको गांधी वाली समीकरण को एक नंबर की समीकरण कहा तो दूसरे नंबर की समीकरण कौन सी होगी फिर, कि डेल्टा जी नोट बराबर माइनस 2.303 आर टी लोग बेस 10 के। अब देखो ये भी डेल्टा जी नोट बराबर, ये भी डेल्टा जी नोट बराबर, दोनों ही नोट के बराबर है। तो देखो क्या होगा, देखो ध्यान से कि गांधी हम तेरे साथ हैं, नोट है, बाद में नोट और बताइए कि हम तेरे साथ हैं, नोट है नहीं है। चलो गांधी हम तेरे साथ है, इसके बाद में गांधी माइनस 2.303 आर टी लोग बेस 10 के। अब देखो डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी नोट ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये इसके बराबर है। और समग्र स्थायित्व नियतांक इस ये क्या है कि ये साम्य नियतांक है, और साम्य नियतांक कब है, जब m है एन एल जुड़े तो m l n है। और इस के लिए जो k लिखा था आपने क्या कहा था, m l n अपॉन m l की पावर है n, और इसी को k को क्या कह दिया था, बीटा। तो ये क्या है, समग्र स्थायित्व नियतांक बीटा है। ये क्या है, समग्र स्थायित्व नियतांक बीटा है। तो इसको इसके बराबर लिख दो, तो बराबर ये क्या है, ऊपर वाला डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बराबर माइनस 2.303 आर टी लोग बेस 10 बीटा। अब देखो यहां पर भी टी है, यहां पर भी टी है, समीकरण के दोनों ओर समीकरण के दोनों टी का भाग दे दो। देखो ध्यान से, ओ दिया जी टी का भाग इसमें, इसमें और इसमें, टी तक टी कैंसिल हो गया, टी तक टी गया, तो डेल्टा एच नोट अपॉन टी बराबर, सॉरी माइनस डेल्टा एस नोट बराबर क्या आया, माइनस 2.303 टी तक टी कैंसिल हो गया, आर लोग बेस 10 बीटा। तो इसको और भी आगे हल किया जा सकता है, फिर अपने आगे हल करते रहेंगे तो फिर ज्यादा बढ़िया जाइए। तो अपने यही कह दें कि समीकरण की सहायता से बीटा की व्याख्या की जा सकती है, और बीटा लोग बीटा के अनेक मान ज्ञात किए जा सकते हैं, और बीटा के मान ज्ञात कर लिए जाए तो आप स्थायित्व की व्याख्या है वो बड़े आराम से कर सकते हो। यानी स्थायित्व निकालना हो तो इस समीकरण की सहायता से संकुलों का स्थायित्व है बड़ा आसानी से ज्ञात किया जा सकता है।